2021 and 22. I'm sure you all would agree with me that the last 1.5 year was quite challenging for us, physically, emotionally, mentally, and I'm sure for you, even academically. This beautiful morning, we have amongst us a renowned career counselor, Mr. Mohit Mangal sir, who has trained a number of students and guided them on the accurate path with his knowledge and expertise. It is Recording in rightly said progress. It is rightly said, students, that a ship cannot go on a long voyage without an able captain. Just like that, under the guidance of Mr. Mohit Mangal sir, I am sure the students are not only going to grow and progress, but they are also going to get the wings to fly. I now would not like to waste much time, and I would like to invite Mangal sir to take the session forward, and I'm sure it is going to be enriching and wonderful for all of us. Please, over to you, sir. Thank you so much, Sagar sir. It was indeed a pleasure to. Sir, you are not audible. Thank you so much, Sagar sir. It was Mangal indeed a sir. pleasure. You know, your beautiful, soft Yes, sir. introduction. Thank you so much. I will quickly get on to the session. I hope my screen is visible to everybody and my voice is also audible. First of all, I would like to thank the management, principal, coordinators, teachers of SGVP इंटरनेशनल स्कूल जिन्होंने आज का ये सेशन होस्ट किया है. आज के सेशन का हमने टाइटल रखा है चूजिंग द राइट स्ट्रीम आफ्टर 10th बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड. आज के इस सेशन के अंदर मैं 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करूंगा. फर्स्ट, आई विल शेयर विद यू कि 10th के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से किस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे. सेकंड, मैं आप सबसे एक सेल्फ असेसमेंट टूल शेयर करूंगा जिसके बेसिस के ऊपर आप और अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे हैं वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके गाइड कर पाएंगे कि आपको आगे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, और जो भी स्ट्रीम लेना चाहिए उसका आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस और रीजन होगा. क्यों? Can I please request all the participants to mute themselves? I would request all the participants to mute themselves. Thank you. सेल्फ असेसमेंट टूल के बेसिस पे आप अपने आप को असेस कर पाएंगे. आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकेंगे अगर वो आपके साथ बैठे हैं. अगर वो आपके साथ नहीं बैठे हैं तो आई कैन रिक्वेस्ट क्विकली दौड़ के जाओ, मम्मी को किचन से पकड़ के लेके आओ, और गलती से अगर पापा ऑफिस नहीं गए हैं आज क्योंकि सैटरडे है तो पापा को भी पकड़ के लेके आओ, नींद में से उठाओ, उनको बोलो स्पेंड 30 मिनट्स विद अस. हमारे करियर के लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन होगा जो आज का होगा. दैट इज व्हाट आई कैन प्रॉमिस. ऑल्सो मैं इस ओवरऑल प्रेजेंटेशन के अंदर आज आपको 325 से ज़्यादा प्रोफेशंस का एक जस्ट स्नैपशॉट दूंगा, क्योंकि अभी आप सब लोग 9th 10th में हैं. आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे 10th के बाद फर्स्ट चॉइस पे टेकअप करना है, और वो चॉइस टेकअप करने से पहले जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा. 12th के बाद आगे कैसे जाना है, क्या करना है, वो एक लेटर प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप लोगों से डिस्कस करेंगे. सो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करेंगे हम लोग. ये सेशन सूटेबल है उन पेरेंट्स या बच्चों के लिए जो बच्चे 9th 10th में हैं, या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 9th 10th में हैं, उनके लिए ये काफ़ी सेशन इंफॉर्मेटिव, कंफर्टेबल और नॉलेजेबल होगा. आई विल स्टार्ट विद मेकिंग यू अंडरस्टैंड. सबसे जो बच्चे 10th में ऑलरेडी आ गए हैं उनकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा और सबसे पहला चेंज क्या आता है. व्हाट इज द आयरनी ऑफ ग्रेड 10th? तो मैं हमेशा बोलता हूं द आयरनी ऑफ ग्रेड 10th सबसे पहली है कि आप एडल्ट बन जाते हैं. आपके पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, कोई भी वो एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज आप पास्ट में बच्चे थे, बच्चे हो और बच्चे ही रहोगे ऐसा सोचते हुए
बट आई एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा ये कहता हूं कि जैसे ही बच्चे 10th में आ जाते हैं दे बिकम एन एडल्ट, दे गेट पावर एंड कैपेबिलिटी ऑफ taking their own decisions. So I say the irony is you become an adult but nobody believes so. Second irony is you start getting no for everything. कोई भी चीज होती है उसके लिए आपको नो सुनने को मिलता है. आप पेरेंट्स को जाके बोलो कि मैं फुटबॉल खेलने जाऊं, बेटा नो. 10th. आप पेरेंट्स को बोलो मैं रात को फ्रेंड्स के साथ डिनर करने जाऊं, बेटा नो. 10th. आप बोलो कि मैं छुट्टियां हैं तो मैं अपने मामा के घर घूमने चला जाऊं, बेटा नो. 10th. क्योंकि 10th जो है वो हमारा एक सोसाइटल कल्चर ऐसा बन गया है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक क्लाउड फॉर्मेट हो जाता है जिसमें हर एक तरफ से आपको प्रेशर फील होता है. सो यू गेट नो फॉर एवरीथिंग. एंड थर्ड आयरनी इज आई कॉल ऑल द चिल्ड्रन एज यंग एडल्ट्स. और जो भी बच्चे यंग एडल्ट्स हैं जो 10th में आ जाते हैं, उनको जितने भी एडल्ट लोग हैं वो हमेशा कोई ना कोई फ्री की कंसल्टेशन, फ्री का ज्ञान, फ्री की कहानी सुनाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं. सो आई वॉज डूइंग अ रिसर्च. मैं एक रिसर्च कर रहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ IIM अहमदाबाद में. तो हम लोग फिगर आउट करना चाह रहे थे कि कौन से ऐसे लोग हैं, एडल्ट्स हैं, जो यंग एडल्ट्स को बहुत सारा ज्ञान बांटने में मददगार होते हैं या बहुत सारा ज्ञान बांटते हैं. तो हमको 3 कैटेगरीज के लोग मिले. पहली कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं फ्रेंड्स पेरेंट्स. जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनके गलती से किसी के घर पे चले जाओ तो उसके पापा मम्मी आपको पकड़ लेते हैं, बेटा मैं बताता हूं तेरे को करियर में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. दूसरी कैटेगरी है पेरेंट्स फ्रेंड्स. जो आपके मम्मी पापा हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं वो लोग जब घर पे आते हैं या आप गलती से कभी उनके घर जाते हो, वो पकड़ लेते हैं, बेटा मैं बताता हूं क्या होना चाहिए. और तीसरी मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी ऑफ एडल्ट्स जो ढेर सारा ज्ञान बांटती है, उस कम्युनिटी को कहते हैं रिलेटिव्स. वो भी कभी गलती से चले जाओ तो पकड़ लेते हैं. तो हम लोग ये फिगर आउट कर रहे थे कि ये लोग आपको इतना सारा ज्ञान क्यों बांटते हैं. और इसका आंसर जो हमको मिला वो बड़ा अम्यूजिंग आंसर है. हमको इसका आंसर ये मिला कि ये सब लोग एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स को ज्ञान इसलिए बांटते हैं क्योंकि उनके खुद के बच्चे उनकी बात नहीं सुनते. तो कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी को तो बात सुनानी है, तो वो किसी दूसरे के बच्चे को पकड़ते हैं अपनी बात सुनाने के लिए. आई ऑलवेज से डोंट लिसन टू एवरीवन. बट व्हेन आई से डोंट लिसन टू एवरीवन, उसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप की बात सुनना छोड़ दो, टीचर्स की बात सुनना छोड़ दो. आई ऑलवेज से लिसन टू ओनली दोज हु हैव अ जेन्युइन कंसर्न फॉर यू. सिर्फ उन लोगों की बात सुनो जिनका आपके साथ कोई जेन्युइन कंसर्न है. पेरेंट्स और टीचर्स, ये 2 कैटेगरी ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको आपके करियर में और आपकी सक्सेस के अंदर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है. वो हमेशा अंदर से दिल से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, सक्सेसफुल हों, अपना नाम रोशन करें, उनका नाम रोशन करें. दूसरा, ये 2 वो लोग हैं जो बहुत सारा वक्त आपके साथ बिताते हैं. सो आई से दैट दे ऑब्जर्व यू अ लॉट. और उनका बाय एंड लार्ज जो आपको सजेशन होता है वो एक सर्टन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है. ऐसा नहीं होता कि मैं सीए बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, तो एक काम करो तुम सीए बन जाओ. दैट इज समथिंग जिन लोगों को मैं बोलता हूं कि दे वर फैसिनेटेड विद अ सर्टन करियर, बट क्योंकि वो खुद उसमें नहीं जा पाए तो वो हर यंग एडल्ट को बोलते हैं वो करो. या एक दूसरा कैटेगरी है कि जो वो खुद कर रहे हैं वही वो सबको प्रीच करते हैं. मैं डिजाइनर हूं, सबको डिजाइनर बनना चाहिए. मैं लॉयर हूं, सबको लॉयर बनना चाहिए. मैं डॉक्टर हूं, सबको डॉक्टर बनना चाहिए. दैट थॉट इज ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज जेनेटिक्स का एप्टीट्यूड के साथ कोई लेना देना नहीं है. और आने वाले वक्त में आप ये चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे. तो चलिए करियर असेसमेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं.
जब हम करियर असेसमेंट की बात करते हैं, हम बच्चों को प्राइमरीली 4 वर्टिकल्स में या कैटेगरीज में असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और वो 4 वर्टिकल्स हैं बच्चे का ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट। क्योंकि ये पूरा का पूरा असेसमेंट टूल इज क्वाइट लॉन्ग, तो आज के इस सेशन में मैं सिर्फ एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करूंगा। एंड आई एम श्योर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू चूज योर करियर। और अगर आप ये अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको अपना डिसीजन लेने में कंफर्टेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि एप्टीट्यूड होता क्या है। आपने अपना बचपन, आपको थोड़ा बहुत याद होगा, अगर याद नहीं है तो घर में छोटे ब्रदर सिस्टर होंगे, उनको आपने बड़े होते हुए देखा होगा। वो भी नहीं है तो सोसाइटी में चिल्लू पिल्लू छोटे छोटे घूमते रहते हैं, उनमें से किसी बच्चे को आपने बड़े होते हुए देखा होगा। 2-3 कैटेगरीज के स्पेसिफिक बच्चे बहुत देखने को मिलते हैं। पहली कैटेगरी बच्चे की है जिसको पापा मार्केट से वो छुक छुक चलने वाली ट्रेन ला के देते हैं। वो बच्चा ट्रैक सेट करता है, ट्रेन रखता है, ट्रेन का बटन ऑन करता है, ट्रेन छुक 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 घूमती है। लेकिन उसको ट्रेन घुमाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इस चीज में इंटरेस्ट है कि पापा कमरे से बाहर कब जाएंगे, ताकि वो ट्रेन को खोल के तोड़ के देख सके अंदर से कि चलती कैसे है। थोड़ी देर बाद पापा कमरे में वापस आएंगे तो वो एक बैटरी के साथ एक मोटर लटका के पापा को बोलेगा, पापा देखो ट्रेन ऐसे चलती थी। ट्रेन का हैप्पी बर्थडे हो गया। दैट इज वन कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। दूसरी कैटेगरी बच्चों की है जिनको ट्रेन, प्लेन, कार, हेलीकॉप्टर, स्कूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं और मेरा मिकी माउस। वो लोग एक रफ पेपर लेंगे, एक उसके ऊपर कार्टून बनाएंगे, उस कार्टून को स्केच करेंगे, पेंट करेंगे, क्रेयॉन के साथ कलर करेंगे। शाम को पापा ऑफिस से घर आएंगे तो उनको जाके बोलेंगे, पापा सी दिस इज यू। और एक तीसरी कैटेगरी बच्चों की है जिनको इन दोनों एरियाज में इंटरेस्ट नहीं है, उनको बहुत सारे सवाल पूछने में इंटरेस्ट है। आप उनको बोलो कि बेटा ये लैपटॉप है, बोलेंगे क्यों। बोले जिस पे बैठते हैं उसको चेयर बोलते हैं, बोलेंगे क्यों। जिस टेबल पे आप काम कर रहे हो, जिसके ऊपर सामान रखते हो, उसको टेबल बोलते हैं, तो क्यों। एक दिन पापा ऑफिस से घर आके बोलते हैं कि बेटा मैं तेरा पापा हूं, बोले क्यों। इन तीनों बच्चों में फर्क क्या है। पहले बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि तुम घर पे जो टॉय आएगा या ट्रेन आएगी, कार आएगी, उसको तोड़ डालना। दूसरे बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि कार्टून बनाना और पापा पे चिपका देना। तीसरे को कोई सिखाता नहीं है कि मम्मी पापा की जिंदगी बिल्कुल खराब कर देना, इतने सवाल पूछना कि घर में तेरे को सब परेश रावल बुलाएं। इन तीनों बच्चों में फर्क है एप्टीट्यूड का। इसको हम कहते हैं नेचुरल बेंट ऑफ माइंड। जो क्वालिटी, जो एबिलिटी आपके अंदर नेचर की तरफ से आती है, उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। दैट इज अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। कुछ करने का आपका एक नेचुरल जज्बा जो कोई स्पेसिफिकली आपको सिखाता नहीं। और जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, स्कूल की एकेडमिक्स के साथ एक्सपोज होते हैं, तो ये एप्टीट्यूड्स जो हैं वो सब्जेक्ट एरियाज में बदल जाते हैं जब आप 8th, 9th, 10th में आ जाते हैं। और वो कैसे बदल जाते हैं। 10th में या 9th में जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, अपनी क्लास को ऑब्जर्व कीजिए। एक बच्चा ऐसा जरूर था जो हमेशा या है जो हमेशा मैथ्स में 100 on 100 मार्क्स लेके आता है। आप बहुत मेहनत भी करते हो, एफर्ट भी डालते हो, एक्सरसाइजेस भी बहुत सारी सॉल्व करते हो, फिर भी मैथ्स में 100 on 100 मार्क्स नहीं आते। और एक दूसरा बच्चा है जिसके हिस्ट्री में हमेशा टॉप रैंकिंग्स आती हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री समझ ही नहीं आती। द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दीज चिल्ड्रन इज, पहले बच्चे का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हाई है, दूसरे बच्चे का सोशल साइंसेज एप्टीट्यूड या जिसको हम लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड कहते हैं वो हाई है। अगर आपको एप्टीट्यूड का एक बेसिक पैरामीटर समझ आया तो चलिए कुछ बेसिक और चीजें अंडरस्टैंड आपको करवाता हूं। आप किसी भी कंट्री में, किसी भी बोर्ड में, किसी तरह की भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्राइमरीली 5 कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ एक्सपोज होते हैं। और वो 5 कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज मैथ्स,
सब लोग पढ़ते हैं। हर बोर्ड, हर करिकुलम, हर कंट्री, हर तरह के एजुकेशन स्कूल सिस्टम के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं साइंस, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों बेसिक साइंसेज आ जाती हैं। थर्ड कम्स सोशल साइंस, जिसके अंदर आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। चौथी कैटेगरी है लैंग्वेजेस की, जिसके अंदर आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश, या आप इंडियन लैंग्वेज पढ़ते हैं जैसे हिंदी, संस्कृत। उसके अंदर रीजनल लैंग्वेज भी आ सकता है, गुजराती, तमिल, मलयालम एंड सो ऑन। और पांचवी कैटेगरी जो सब्जेक्ट्स की आप पढ़ते हैं या जिसमें आप एक्सपोज होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स। इसके अंदर आते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर्स, कोडिंग, कारपेंट्री वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, इस तरह की चीजें, म्यूजिक। ये 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स के साथ आपको 10th लेवल तक एक्सपोजर मिलता है। और अभी समझते हैं, अगर बच्चा मैथ्स में अच्छा है या जिस बच्चे के न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल एप्टीट्यूड हाई होंगे, वो मैथ्स में अच्छा होगा। और जो मैथ्स में अच्छा है उसके ये एप्टीट्यूड्स बाय एंड लार्ज हाई होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि 10th लेवल पे क्या मैथ्स आसानी से, कंफर्टेबली, मजे से आप कर पाते हैं, करने में आपको एक्साइटमेंट फील होता है, किक फील होता है। इफ आंसर इज यस, दैट मीन्स आपका मैथमेटिक्स अच्छे होने के साथ साथ आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के एरियाज भी अच्छे हैं। अगर साइंस आपको ज्यादा कंफर्टेबली कंज्यूम हो पाती है तो आपका लाइफ साइंसेस एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, फिजिकल साइंसेस एप्टीट्यूड या रीजनिंग एप्टीट्यूड भी स्ट्रांग हो सकता है, और मेजरली केसेस में स्ट्रांग होता ही है। थर्ड, अगर आप सोशल साइंसेस से बहुत कंफर्टेबल हैं तो आपका लीगल एप्टीट्यूड, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, सोसाइटल एप्टीट्यूड, थ्योरेटिकल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिकल एप्टीट्यूड या ऑब्जर्वेशनल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप लैंग्वेजेस के साथ काफी कंफर्टेबल फील करते हैं तो आपका लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड, इसका मतलब अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन एप्टीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल एप्टीट्यूड या एक्सपीरियंशियल एप्टीट्यूड। और लास्ट पर नॉट लीस्ट, अगर आपको प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स ज्यादा पसंद हैं तो उसमें अगेन मल्टीपल एरियाज में हो सकता है आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो, विच कुड बी आर्टिस्टिक, परफॉर्मिंग, स्पोर्ट्स, culinary आर्ट, डिजिटल, कंप्यूटर्स, पीपल एंड सो ऑन। तो 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए? क्या मार्क्स के बेसिस पे मुझे स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए? तो मैं हमेशा पहली चीज बच्चों को बोलता हूं, मार्क्स का स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, और दूसरा, मार्क्स का इंटेलिजेंस के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी के ज्यादा मार्क्स आए हैं और वो साइंस ले रहा है, इसका मतलब कहीं ये लिखा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है। और अगर किसी के मार्क्स कम आए हैं और उसने ह्यूमैनिटीज लिया है, कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि वो बच्चा डफर है या वो बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस कम है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का इंटेलिजेंस के साथ या मार्क्स के साथ कोई लिंकेज नहीं है। तो मार्क्स शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ सिलेक्शन। तो क्या पीयर ग्रुप होना चाहिए? मेरे फ्रेंड्स सब आर्ट्स ले रहे हैं, मेरे सब फ्रेंड्स साइंस में जा रहे हैं, सब फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहे हैं, नॉट नेसेसरीली। अगर आपने एप्टीट्यूड का पोर्शन अच्छे से समझा है तो आप कितने भी क्लोज फ्रेंड हैं, जरूरी नहीं है कि उसके अंडरस्टैंडिंग वाले नेचुरल सब्जेक्ट्स और आपके अंडरस्टैंडिंग वाले नेचुरल सब्जेक्ट्स मैच करेंगे। आप सब यूनिक हैं, सब अलग हैं। आपको अपने लिए ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके लिए टेस्टफुल है, इजीली कंज्यूमेबल है, कंफर्टेबली ग्रास्पेबल है। तो क्या मुझे पेरेंट्स के पीछे लगना चाहिए कि मेरे पापा डॉक्टर हैं तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊं?
पापा इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, मैं भी वो करूं। जरूरी नहीं है कि जो प्रोफेशन वो कैरी ऑन कर रहे हैं उस प्रोफेशन का एप्टीट्यूड या रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड आप में भी कॉमन होगा, हो भी सकता है, जरूरी नहीं है। तो क्या मुझे ये सोचना चाहिए कि मार्केट में आजकल कौन सा करियर चल रहा है, आने वाले 10 साल बाद कौन सा करियर सबसे टॉप पे होगा, मेरे को किस करियर को पकड़ने के लिए भागना चाहिए? आंसर इज नो। कभी भी करियर को पकड़ के उसमें आप अपने आप को फिट नहीं कर पाएंगे। हमेशा वो मिसफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। रादर आपको अपनी ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करके उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करियर पकड़ के अपने आप को अगर आप देंगे, उसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। थैंक यू सो मच यश। मैंने बिगनिंग में ही आपको कहा था कि पेरेंट्स को बुलाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें उनको भी सीखने को मिलेंगी। सो मूविंग टू व्हाट शुड बी द एक्चुअल थिंग। द एक्चुअल थिंग शुड बी कि 10th लेवल पे आपके जो सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, जिन सब्जेक्ट्स में आपको कंफर्ट फील होता है, उसके बेसिस पे मुझे स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए। नाउ एज पर इवन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हम लोग साइंस ए ग्रुप, बी ग्रुप इसको बोलना बंद कर देंगे। हम लोग इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बोलेंगे। फंडामेंटली अगर साइंस ए ग्रुप की बात करें तो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। अगर बी ग्रुप की बात करें तो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। कॉमर्स की बात करें तो अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की बात करें तो बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिलॉसफी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो किस बच्चे को किस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट 11th 12th में पिकअप करना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। और फिर इंडिविजुअल स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, उसकी मैं क्विकली आप लोगों से बात करूंगा। सो आई विल टेक अराउंड 15 मोर मिनट्स और उसके बाद मैं हाउस ओपन करूंगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हु इज द पर्सन हु शुड टेक साइंस ए ग्रुप। जो बच्चा 10th लेवल पे मैथ्स और साइंस में स्पेसिफिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में और मैथ्स मिला के तीनों में बहुत स्ट्रांग है, प्लस उसका लेटेस्ट इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, गैजेट्स के अंदर काफी इंक्लिनेशन है, उस तरह के बच्चे को साइंस ए ग्रुप लेना चाहिए। और जब मैं बहुत स्ट्रांग की बात कर रहा हूं तो मेरा मानना यह है कि आपका कंजम्पशन, कंफर्ट जो है वो 90-95% प्लस लेवल का होना चाहिए। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये आपके साथ फिट बैठता है तो आप साइंस ए ग्रुप के लिए सही बच्चे हैं। और साइंस ए ग्रुप करने के बाद आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, जिसमें 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग ब्रांचेस अवेलेबल हैं, starting from aerospace to aeronautical, aircraft maintenance, automobile, biochemical, biological sciences, biomedical, ceramic, chemical, civil, computer science, electrical, electronics, electronics and communication, electronics and electrical, electronics and instrumentation, engineering, physics, engineering science, environmental, fire technology, food and nutrition, food technology, genetics, geoinformatics, industrial and systems, instrumentation, leather technology, manufacturing science, marine, material science, mathematics and computing, mechanical, mechatronics, metallurgical, mineral, mining machinery, naval architecture, ocean, petrochemical, petroleum, plastic, polymer production, robotics and textile. There are more than 50 branches in engineering which you can take up. Next to that, you can take up architecture or planning, जिसको करने के बाद आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, सर्वेयर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कंजर्वेशन ऑफिसर, इंटीरियर डिजाइनर, लैंडस्केप आर्टिस्ट, रेस्टोरेशन आर्टिस्ट, स्पेशल डिजाइनर, टाउन प्लानर, अर्बन प्लानर, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन के बाद आप या तो पायलट भी बन सकते हैं, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, या फैशन टेक्नोलॉजिस्ट, जो 4 साल का डिग्री है BF टेक, बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो NIFTs में होता है। नेक्स्ट वी कम टू बी ग्रुप।
अगर आपको मैथ्स इतना अच्छा नहीं लगता या इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, लेकिन साइंस की सारे एरियाज आपको बहुत अच्छे लगते हैं और आपके स्ट्रॉन्ग है, 90-95% प्लस लेवल है आपका, तो बी ग्रुप आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। साइंस स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आपका लाइफ साइंसेज में, मेडिकल स्टडीज में, एनाटॉमी में ओरिएंटेशन, कंफर्ट, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ये फिट बैठता है तो आप साइंस बी ग्रुप के लिए सही बच्चे हैं। और बी ग्रुप करने के बाद यू कैन बिकम अ डॉक्टर, डेंटिस्ट, उसके अलावा आयुष के एरिया में किसी में भी आप मेडिसिन में जा सकते हैं, विच वी कैन कॉल इट आयुर्वेदा डॉक्टर, होम्योपैथ, सिद्ध डॉक्टर, नेचुरोपैथिक डॉक्टर और यूनानी डॉक्टर। उसके नेक्स्ट, अगर आपका एकेडमिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन बायो में बहुत इंटरेस्ट है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है, तो आप पैरामेडिकल साइंसेज के अंदर जा सकते हैं, जिसके अंदर आप टेक्नीशियन बन सकते हैं इन द एरिया ऑफ एडवांस केयर, एनेस्थीसिया, कार्डियोवैस्कुलर, क्रिटिकल केयर, ऑपरेशन थिएटर। यू कैन बिकम फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रॉमा थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट इन द एरिया ऑफ डायलिसिस, इमेजिंग, लेबोरेटरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्थल्मिक, ऑप्टोमेट्रिक, परफ्यूजन और इस तरह की चीजों में पैरामेडिकल साइंस कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो टू रिहैबिलिटेशन साइंस, जिसके अंदर आप चाइल्ड वेलफेयर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल सोशल वर्कर, काउंसलर, मेंटल हेल्थ वर्कर, ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और यू कैन बिकम अ थेरेपिस्ट इन द एरिया ऑफ ऑडियोलॉजी, ऑडिटरी, डेवलपमेंटल रिहैबिलिटेशन और स्पीच थेरेपी। इसके अलावा बी ग्रुप के बच्चे इवन वेटरनरी साइंसेज या फिशरी साइंसेज में भी जा सकते हैं, जिसके अंदर आप एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एनिमल बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जेनेटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, you can become an aquaculturist, dairy culturist, fishery scientist, mariculturist, pisciculturist, livestock production and technologist, poultry scientist या veterinary, bioscientist, pathologist या surgeon बन सकते हैं। जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई भी बच्चा इवन प्योर साइंसेस या एग्रीकल्चरल साइंसेस में जा सकता है। प्योर साइंसेज में ढेर सारी स्पेशलाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंसेज, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल साइंसेज, फिजिक्स, रिसर्च साइंस, सीज्मोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी। और एग्रीकल्चरल साइंसेज के अंदर भी आप एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं, सीरीकल्चरिस्ट, एक्वाकल्चरिस्ट, मैरीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लोरिकल्चरिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, सॉइल, वेजिटेबल या फ्रूट साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। नाउ लेट्स मूव टू कॉमर्स। जो बच्चा 10th में मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेस के कॉम्बिनेशन में अच्छा है, प्लस आप जो है नंबर्स के साथ, डेटा के साथ खेलना आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए कॉमर्स सही फील्ड है। कॉमर्स करने के बाद यू कैन बिकम एन एक्चुअली, ऑडिटर, बैंकर, यू कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस प्लानर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, स्टॉक ब्रोकर, टैक्स ऑडिटर और टैक्स कंसल्टेंट। मूविंग टू आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, अगर आपका सोशल साइंसेस और लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के ग्रुप में जाने के लिए सही बच्चे हैं। और ह्यूमैनिटीज और साइंस में जाने के बाद, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में जाने के बाद आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, ज्योग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, क्यूरेटर, एडिटर, जर्नलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, रिस्टोरर, सोशल वर्कर और ट्रांसलेटर। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन बता दिया, मैथ्स और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन बता दिया, अकेले साइंस का कॉम्बिनेशन बता दिया, सोशल साइंस और लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन बता दिया, लेकिन अगर हमारा प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एरिया ज्यादा स्ट्रांग है तो हम क्या करेंगे? तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप 10th के बाद 3 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम में चले जाइए, जो ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, कम एकेडमिक ओरिएंटेड है, जिसके अंदर आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंसेज, पैरामेडिकल साइंसेज, रिहैबिलिटेशन साइंसेज, डिजाइन, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म, फॉरेन लैंग्वेज, हेल्थ केयर एंड योगा या वोकेशनल स्टडीज के एरिया में जा सकते हैं। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है कि 11th 12th में जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रीम है, जो आपका
मोस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का है, उसके बेसिस पे आप 11th 12th पिकअप कर लीजिए। और 11th 12th करने के बाद आप किसी भी जनरल स्ट्रीम में शिफ्ट कर जाइए 12th के बाद, विच में इंक्लूड आर्म फोर्सेस, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजाइन, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, लॉ, लिबरल आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स और वोकेशनल स्टडीज। अभी एक बच्चे ने मेरे को वोकेशनल स्टडीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। उसके बाद अगर आपका कोई और क्वेश्चन होगा एट द एंड ऑफ द सेशन, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल गिव यू आंसर फॉर दैट। आर्म फोर्सेस की बात करें तो कोई भी बच्चा इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 12th के बाद जा सकता है। बॉयज की अगर मैं बात करूं तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में 12th के बाद बॉयज जा सकते हैं। लेकिन गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो उनको ग्रेजुएशन के बाद इस एरिया के अंदर जाना पड़ेगा। अगेन वो चारों में से कोई भी फोर्सेस ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकती हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में आप मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इस तरह के एरियाज में जा सकते हैं। आप ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इस तरह के एरिया में जा सकते हैं। सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस पिकअप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस, लॉजिस्टिक्स या इंटरनेशनल बिजनेस, इस तरह के किसी भी एरिया में बिजनेस मैनेजमेंट के थ्रू 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आप एप्लीकेशन डिजाइनर बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, ऑडियो वीडियो एक्सपर्ट, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन में जा सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल एंड सोशल मीडिया, एथिकल हैकिंग, गेम डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग, एसईओ, एससीएम, इसमें से किसी भी एरिया में आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस करने के बाद जा सकते हैं, जिसके लिए 11th 12th में किसी भी स्ट्रीम का बच्चा चलेगा। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर्स में जाने के लिए 11th 12th में या तो साइंस लेते हैं या तो मैथमेटिक्स लेते हैं, ये सोच के कि उनमें से कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन एरिया में जाने के लिए कंपलसरी है। आंसर इज नो। आप आर्ट्स के बाद भी और कॉमर्स के बाद भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एरिया में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजाइन। एनिमेशन के एरिया में अप्लाइड आर्ट, सिरेमिक और ग्लास, एग्जीबिशन, फाइन आर्ट, फिल्म एंड वीडियो, फर्नीचर, ग्राफिक, प्रोडक्ट, इंटीरियर, टेक्सटाइल या विजुअल आर्ट्स, इन सब एरियाज के अंदर आप एज अ डिजाइनर जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स करने के बाद 12th के बाद आप एक्चुअली बन सकते हैं बैंकर, या आप एनालिस्ट बन सकते हैं। मल्टीपल एरियाज विच कुड बी बिजनेस, क्रेडिट, डेटा, फाइनेंस, मार्केट रिसर्च, पॉलिसी, पोर्टफोलियो, रिस्क एंड सो ऑन। होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, जिसके अंदर आप शेफ बन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन। फूड एंड बेवरेजेस सर्विस में जा सकते हैं, जिसको हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कहते हैं। हाउसकीपिंग में जा सकते हैं, जिसको हम रूम मैनेजमेंट भी कहते हैं। उसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग है, बैंक्वेट मैनेजमेंट, फ्रंट डेस्क ऑपरेशंस या पर्सनल मैनेजमेंट या गेस्ट रिलेशंस में आप जा सकते हैं। लॉ कर सकते हैं आप 12th के बाद, जिसके बाद आप एडवोकेट बन सकते हैं, आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर, कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट, डिप्लोमेट, इन्वेस्टिगेटर, जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आप लॉयर बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर, लिटिगेटर, मीडिएटर, प्रोफेसर, प्रोसिक्यूटर, सोशल एक्टिविस्ट और सॉलिसिटर। नेक्स्ट कम्स लिबरल आर्ट्स या लिबरल स्टडीज। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप डे 1 कोई भी एक फिक्स डिग्री को परस्यू नहीं करते। आप एक फाउंडेशन प्रोग्राम में जाते हैं, 2 साल वो पढ़ने के बाद 3rd ईयर में आप मेजर सब्जेक्ट चूज करते हैं। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज एरिया का है तो आपको बीए का डिग्री मिलेगा, मैनेजमेंट एरिया का है तो बीबीए का डिग्री मिलेगा, कॉमर्शियल स्टडीज का एरिया है तो बीकॉम का डिग्री मिलेगा, और साइंसेस के एरिया में अगर आप मेजर लेते हैं तो बीएससी का डिग्री मिलेगा। और बेस्ड ऑन दैट डिग्री आप ढेर सारी अलग अलग प्रोफेशंस में जा सकते हैं लिबरल स्टडीज करने के बाद। नेक्स्ट कम्स मास कम्युनिकेशन। अगर आप लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, आपका कंट्रोल कमांड बहुत स्ट्रांग है, तो मास कम्युनिकेशन करने के बाद आप एंकर बन सकते हैं, एडवर्टाइजर, ब्रांड मैनेजर, ब्लॉग राइटर, क्रिएटिव राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर, स्क्रीन राइटर। You can be a correspondent, director, editor, filmmaker, fashion communicator, journalist, media programmer, photojournalist, PR specialist, reporter या visual merchandiser. Next comes performing arts, जिसकी प्राइमरी 3 कैटेगरीज हैं, सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग।
इनमें से किसी में ग्रेजुएशन करने के बाद यू कैन इवन बिकम an actor or an actress, choreographer, composer, dancer, director, dramatist, musician, screenwriter, singer, talent manager, theater artist, trainer or a vocalist. Next is sports. 12th के बाद आप 4 साल के बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की डिग्री में भी जा सकते हैं, जिसमें कोई भी बच्चा जा सकता है। और वो करने के बाद आप अनाउंसर, एथलीट, कोच, कमेंटेटर, इक्विपमेंट मैनेजर, फिजिकल ट्रेनर, रेफरी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजर और स्टेडियम मैनेजर बन सकते हैं। वोकेशनल स्टडीज, जिस बच्चे ने मुझे पूछा था, यू कैन सी वोकेशनल स्टडीज के अंदर ढेर सारी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस या स्पेशलाइज्ड नॉमेनक्लेचर डिग्रीज अवेलेबल हैं, जिसके बाद आप एनिमेशन में जा सकते हैं, अप्लाइड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी एंड वेलनेस, डेटा एनालिटिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड साइंस, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, hospitality and tourism, interior design, medical lab technology, organic agriculture, printing and publication, refrigeration and air conditioning, retail management, software development, soil and water conservation, tea husbandry and technology, theatre and acting or web technologies. Finally, before I move to question and answers, I would like to thank Principal Ma'am. I would like to thank coordinators, teachers, and once again all the children and parents जो इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। IQ डिजिटल जो कंपनी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग करते हैं बच्चों का फॉर नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसके अंदर किसी बच्चे को 5 साल के लॉ प्रोग्राम में जाना है 12th के बाद, या बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में IIM के अंदर जाना है, मास कम्युनिकेशन करना है, लिबरल आर्ट्स, इकोनॉमिक्स ऑनर, सोशल साइंसेस, होटल मैनेजमेंट एंड ऑल। सो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद आवर ऑफिस एट 9979846008। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो इवन फॉर पर्सनल करियर काउंसलिंग यू कैन कनेक्ट विद माय ऑफिस एट 7600888811। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। माय आईडी इज IQ Mohit and my website is mohitmangal.com. So I will now get on to taking up your questions. So let me start with the first question. Sir, can you repeat this part? I am calling my mother, my child. I am sending a link to you. ये पूरा वीडियो उस लिंक पे आपको मिल जाएगा. You can search it with your school name. Go. सब्सक्राइब टू दैट लिंक, यूट्यूब का लिंक है, तो वहां से आप अपने मम्मी को बिठा के एक बार दिखा दीजिए, डोंट वरी, राइट? ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। माय सिस्टर हैज टेकन साइंस विद एप्टीट्यूड, दैट्स गुड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या करना है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए